हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को संख्या अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों ने विवरण के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था कि विवरण के स्रोत कौन कौन से थे। सामान्यतः चार प्रकार के स्रोत बताए गए थे। उन्हीं स्रोतों के बारे में हमने ऐसे विस्तार से अध्ययन किया था। आज का जो बिंदु रहेगा बच्चों, हमारे विवरण के प्रकारों के बारे में रहेगा। किसी में क्या बात पढ़ेंगे आज? सांख्यिकी विवरण के प्रकारों के बारे में कि सांख्यिकी जो विवरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अध्याय हमारा छठा अध्याय चल रहा है। छठा अध्याय में हमारा बिंदु, आज के बिंदु का नाम रहेगा बच्चों सांख्यिकी विवरण के प्रकार। सही विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी विवरण। सांख्यिकी विवरण के प्रकार। सांख्यिकी विवरण के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी विवरण कितने प्रकार है, विवरण होता क्या है, उस प्रकारों की परिभाषा क्या होती है। तो अध्ययन करने से पहले आप सबको बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा बच्चों। और तथ्यों के बारे में जानने का अवश्य प्रयास करते रहिए, हमारे सब्जेक्ट में भी और किसी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं उसी के बारे में भी। यानी जानकारी हमेशा रखनी आवश्यक है, कहीं पता नहीं कौन सी जानकारी किस स्थान पर कहा हमारे काम आ जाए, इसलिए ठीक है। चलो हमारे बिंदु पर आता है। हमारा बिंदु रहेगा सांख्यिकी विवरण के प्रकार। तो सामान्य तौर पर जो विवरण है हमारा सांख्यिकी विवरण बताया गया है, सामान्य तौर पर इसके प्रकारों को दो भागों में बांटा गया। कितना बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया। तो लिखिए इसे सामान्य जानकारी कि प्रकृति के आधार पर, नेचर कहने का तात्पर्य है प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी विवरण को दो भागों में बांटा गया। कितना बांटा है बच्चों? दो भागों में बांटा गया है। विवरण सांख्यिकी विवरण में सांख्यिकी विवरण के दो प्रकार बताए गए हैं। प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी विवरण के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला जो प्रकार बताया गया है उसका नाम यहाँ पर है, दूसरा जो प्रकार बताया उसका नाम यहाँ पर। मैंने आपको कई बार बता दिया है, चार्ट के माध्यम से तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से वह बिंदु यथावत हमारे मस्तिष्क के परम बिंदु पहुंच जाता है, वह हमें याद रहता है। सांख्यिकी विवरण के प्रकार, ठीक है बच्चों, सांख्यिकी विवरण के प्रकार। तो प्रकार को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा जो भाग बताया गया वह हमारा है अभिन्नत विवरण। और दूसरा प्रकार बताया गया है बच्चों अनभिन्नत विवरण। कौन सा है दूसरा? अनभिन्नत विवरण। दो भाग बताए गए हैं इसके विवरणों के। पहला भाग जो बताया गया अभिन्नत विवरण का है और दूसरा प्रकार बताया गया है बच्चों अनभिन्नत विवरण। अभिन्नत विवरण होता क्या है, अनभिन्नत विवरण क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर हेडिंग डालने से विद्यार्थी नंबर प्रश्न नंबर पे अभिन्नत विवरण। अभिन्नत विवरण होता क्या है? अभिन्नत विवरण, अभिन्नत विवरण क्या होता है, चलो इसके बारे में जानकारी प्राप्त। सामान्य तौर पर इसे क्या कहा जाएगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं जब सूचकों द्वारा और प्रगणक के द्वारा जब सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तो सूचनाओं को एकत्र करते समय या उनका संपादन करते समय जिस प्रकार की जो गलती या त्रुटि या शुद्धि जो हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है वह त्रुटि या गलती कहलाती है बच्चों अभिन्नत विवरण कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी साथ साथ मेरे साथ साथ कि जो विवरण प्रगणकों जो सूचना लेने का कार्य करते हैं अथवा
सूचकों जो सूचना देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सूचक कहा जाता है। मैंने आपको पूर्व में बताया आप सभी विद्यार्थियों को, जो विवरण प्रगणकों अथवा सूचकों की पक्षपात की भावना, सूचकों की पक्षपात की भावना या उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिस मटेरियल का, जिस साधन का या जिस यंत्र का उपयोग किया गया है, वो मटेरियल कहने का तात्पर्य है सूचकों की पक्षपात की भावना या माप यंत्रों के जो त्रुटियां हो जाती है, तो माप यंत्रों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, तो माप यंत्रों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण जो विभ्रम उत्पन्न होते हैं, जो विभ्रम उत्पन्न होते हैं उसे अभिनत विभ्रम कहते हैं। उसे अभिनत विभ्रम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा आ गई कि ऐसे विभ्रम जो प्रगणकों अथवा सूचकों की पक्षपात की भावना, प्रगणकों व सूचकों में पक्षपात की भावना उत्पन्न होती हो या उन सूचनाओं को एकत्र करते समय जिस माप यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें कोई गलती हो जाती है, उनके कारण जो गलतियां होती है, तो गलती होने से जो विभ्रम उत्पन्न होंगे वे विभ्रम कौन से होंगे बच्चों? अभिनत विभ्रम कहलाएंगे। समझा के बाद अभिनत विभ्रम कहलाएंगे। इन विभ्रमों में इस विभ्रम में त्रुटियां एक दिशा की ओर अग्रसर होती है, यानी जो गलती होती है वह एक ही दिशा की ओर अग्रसर गतिमान होती है, एक दिशा की ओर होती है, इसलिए इन्हें संचयी क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए इन्हें संचयी विभ्रम भी कहा जाता है। संचयी विभ्रम भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है इस विभ्रम का एक दूसरा उपनाम भी हो गया। कौन सा उपनाम क्या होगा बच्चों? संचयी विभ्रम। अब इसे संचय विभ्रम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये विभ्रम जो होते हैं इनमें जो गलतियां होती है वे गलतियां एक ही दिशा की ओर अग्रसर होने के कारण इन विभ्रमों को संचय विभ्रम भी कहा जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं, जब किसी महिला के द्वारा उसकी आयु के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर उस महिला के द्वारा स्वयं की आयु को कम बताना। जैसे कोई महिला मान लो 30 साल की है, 35 साल की है, 40 साल की है, तो उसके द्वारा जो अपनी आयु को वास्तविक आयु ने बताना, कहने के तात्पर्य उस आयु को 35-40 के स्थान 25 कह देना, 18 कह देना, 22 कह देना, 24 कह देना। तो इस प्रकार के जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत होते हैं ये आंकड़े झूठे होते हैं, इनमें गलतियां होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। इसलिए इन आंकड़ों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है बच्चों? संचयी, अर्थात यह प्रकृति बढ़ती हुई रहती है, वह कितनी उसकी आयु नहीं, उसकी एज कितनी बढ़ जाए अपने आप को वह कम बताने का प्रयास करती रहती है। एक आंकड़ा एक उदाहरण ले सकते हैं, पहले लिख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, कि उदाहरण के माध्यम से समझने से बच्चा लॉन्ग टाइम तक उसको याद रहता है। तो लिख लिया उदाहरण, जस्ट फॉर एग्जांपल। उदाहरण क्या बताया गया? जैसे किसी महिला के द्वारा
किसी महिला के द्वारा जानबूझकर अपने स्वयं की आयु को कम बताना, यानी उसकी आयु यथावत बढ़ती, हर प्रतिवर्ष बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन फिर भी उस महिला के द्वारा अपनी आयु को यथावत कम करते हुए बताता है। कैसे भी संचयी प्रकृति, यानी वृद्धि तो हो रही है लेकिन उसके द्वारा उसकी आयु को कम ही बार बार मापा जा रहा है, बताया जा रहा है। ये गलती हो गई इसकी। एक दूसरा उदाहरण बोल ले सकते हैं, जैसे पहला उदाहरण हमारा ये हो गया, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति द्वारा अपनी आयु को जानबूझकर अधिक बताना। भाई जो वृद्ध व्यक्ति होगा, मान लो वह कोई वृद्ध व्यक्ति है, 60 साल का है, तो अपने आप को लगभग 65 का समय बताया। क्यों बताएगा? सरकारी सेवाओं में कुछ फायदा प्राप्त करने के लिए या स्वयं को कुछ प्रॉफिट दिलाने के लिए वह व्यक्ति, अब वह वृद्ध व्यक्ति है, कोई 60-65 साल का वृद्ध व्यक्ति है, 70 साल का वृद्ध व्यक्ति है, तो अपने आप को 70 साल की आयु मैं तो 80 का हो चुका हूँ या 85 हो चुका हूँ, अपनी आयु स्वयं को अधिक बता देना, ताकि वह सामने में उसे रेस्पेक्ट करे, सम्मान करे। तो यदि कोई कार्य करवाना हो तुरंत पहले आप अपना कार्य करवाइए। तो इस प्रकार की जो अपनी आयु को बढ़ाकर अधिक बताया जाता है। तो इस प्रकार जो विभ्रम होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं हमारे विभ्रम? अभिनत विभ्रम कहलाते हैं। समझा गया? अभिनत विभ्रम कैसे आया? इस प्रकार से अभिनत विभ्रम कहलाएंगे। अब देखा जाए तो अभिनत विभ्रम जो होते हैं के अभिनत विभ्रम उत्पन्न होने कई कारण हो सकते हैं। समर्थ जो कुछ कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसमें अभिनत विभ्रम उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से कारण बताए गए कि हमारे अभिनत विभ्रम है जो है ये किन किन कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है। नाड़ी से विद्यार्थी अभिनत विभ्रम उत्पन्न होने के कारण, अभिनत विभ्रम उत्पन्न होने के कारण, यानी अभिनत विभ्रम जो है यह किन किन कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसके कौन कौन से कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण देखिए, प्रथम कारण क्या बताया गया है? पहले इसमें इसके निम्न लिखित कारण हैं। कौन कौन से कारण है? नंबर 1, पहला कारण बताया गया पक्षपात में भेदभाव आना, यानी जो सूचक या प्रकटक जो होते हैं उनमें भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए सूचना देने वालों का पक्षपात, वो कैसे मैं बताता हूं आप सभी को। सूचना देने वालों का पक्षपात होना या पक्षपात कर देना। सूचना देने वाले कभी पक्षपात किस प्रकार से कर देते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जैसे एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं सूचना देने वाले के लिए। जैसे कि आजकल अधिकांश कई वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वे अपना एक सरकारी विभाग में जब एक किसी पर्सनल व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आय प्रमाण पत्र बना के लाइए, तो उस व्यक्ति की वास्तविक जो इनकम होती है वैसे देखा जाए तो वास्तविक इनकम बहुत अधिक होती है, 4 लाख 5 लाख 8 लाख 3 लाख कह सकते हैं हम। तो उस व्यक्ति के द्वारा जब आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो स्वयं की इनकम लगभग सालाना 80,000 रुपए, लाख रुपए, 60,000 रुपया इत्यादि प्रकार की इनकम शो करना।
अब ये क्या हो गया आंकड़ा, एक गलत आंकड़ा व्यक्त हो गया। यानी सूचना देने वाला जो व्यक्ति है जिसको अपनी आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के अंदर वास्तविक जो आय बतानी चाहिए वह उस आय को नहीं बताता है, यानी उस आय को प्रकट नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो गलती होती है, विभ्रम जो होते हैं, इस प्रकार कैसे होते हैं बच्चों, अभिनत विभ्रम होते हैं। आप देख लीजिए, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बस्सी में एक ग्रामीण कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर ये जो कुछ बच्चियां जो अपना आय पिताजी का आय प्रमाण पत्र सब कॉलेज वेरीफाई करने के लिए, अब वहां पर नोटरी ले, सबसे बड़ी गलती कही, नोटरी वाले अधिकारी ने भी उससे 100-200 रुपए लिए, रसीद आगे दे दिया, जब आगे पता गया 60,000 रुपए। भाई सोचने वाली कॉमन सेंस नॉर्मल सी बात है, भाई 60,000 रुपए व्यक्ति सालाना कमाएगा तो जरा खाएगा क्या, पेट भर कैसे होगा 60,000 रुपए में सब साल कमाएगा, तो नहीं हो सकता है। तो इत्यादि कहने का तात्पर्य इनकम को 60,000 शो करना, 30,000 शो करना साल की, 40,000 शो करना, अब इत्यादि कहने का तात्पर्य नॉर्मल सी इनकम है। आज महंगाई के जमाने में इतना कुछ नहीं हो सकता है। यानी सूचना देने वाला जो व्यक्ति होता है वह गलत सूचना करता है, भेदभाव पर प्रकट कर देता है, कोई आदमी को कम बता देगा, अपने कोई बहुत अधिक बता देगा कुछ व्यक्ति, इत्यादि प्रकार के। तो इसमें देखिए एक लाइन के माध्यम से कि जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी स्वयं की, किसी व्यक्ति से उसकी स्वयं की आमदनी पूछी जाए तो, आमदनी पूछी जाए तो स्वयं के द्वारा ही गलत आमदनी बता देना। एक छोटा सा हिंट लिख रहा हूं यहाँ ब्रैकेट के अंदर, आप लोग समझ लेना। जैसे कि आय प्रमाण पत्र में मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया, आय प्रमाण पत्र में लोग गलत आमदनी शो कर देते हैं, तो गलत आंकड़े आपके सामने हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा पहला कारण हो गया। दूसरा कारण अध्ययन करने वाले इसका स्क्रीनशॉट लेना से विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं। दूसरा कारण हमें क्या बताया गया था, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कोई विद्यार्थी, ठीक है। आगे अध्ययन करते हैं दूसरा कारण क्या बताया गया, ले लिया स्क्रीनशॉट सब विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात है, ले लिया। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले कह देता हूँ, तैयार रहा करो। क्या करना है, हल्का सा 2 बटन दबाना है बस स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है। चलिए पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखिए। दूसरा कारण क्या बताया गया है, कारणों का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, रीजन, ठीक है। दूसरा कारण हमारा बताया गया है प्रगणकों का दोष, प्रगणकों का दोष। अब प्रगणकों का दोष किस प्रकार से होता है उसको भी उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रगणकों के द्वारा किस प्रकार से दोष, तो लिखिए कि प्रगणकों की पूर्व धारणाएं, प्रगणकों की पूर्व धारणाओं व मनोवृत्तियों के कारण, प्रगणकों की पूर्व धारणाओं व मनोवृत्तियों के कारण, जो उसके मन की वृत्ति होती है, प्रगणक जिसके द्वारा सूचना एकत्र करने का कार्य करवाया जाता है, कार्य के अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रगणकों से सूचना एकत्र करवाने का कार्य करवाया जाता है। तो कह रहे हैं प्रगणकों की पूर्व धारणा मनोवृत्तियों के कारण भी अभिनत विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। प्रगणकों जो पूर्व धारणाएं होती है, उन पूर्व धारणाओं मनोवृत्तियों कारण भी अभिनत विभ्रम जो होते हैं हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। कारण नंबर 3, तीसरा कारण क्या बताया, लिखिए
प्रतिदर्श की अभिनति के कारण, प्रतिदर्श की अभिनति। कहने का तात्पर्य जब गलत विधियों के द्वारा, रीतियों के द्वारा प्रतिदर्शों का चयन कर लिया जाता है या फिर अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाओं के आधार पर ही प्रतिदर्श को चयन कर लिया जाता है, तो उस समय भी विभ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। तो समझ लीजिए अनुसंधानकर्ताओं की पूर्व धारणाओं, अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाओं के आधार पर प्रतिदर्श, अनुसंधानकर्ता की पूर्व धारणाओं के आधार पर प्रतिदर्श का चयन करने से भी विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। अनुसंधान जब पूर्व धारणाओं के आधार पर प्रतिदर्शों का चयन कर लेता है, इससे बच्चों प्रतिदर्श चयन कर लेता है, तो उससे भी हमारे पास कौन हो जाएंगे, विभ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण लिखिए, कारण क्या बताया गया है, चौथा कारण लिखिए, दोषपूर्ण मापदंड, दोषपूर्ण मापदंड के कारण भी, दोषपूर्ण मापदंड के कारण भी, अब दोषपूर्ण मापदंड हो जाएगा गलत रीतियों का प्रयोग करने से, गलत मापन या रीतियों या फिर पक्षपात वाली भावनाओं आदि के कारण भी विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। यानी दोषपूर्ण मापदंड करने के कारण भी अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत या अनुसंधान में विभ्रम उत्पन्न होने के कारण बन जाता है। ये इसके कुछ 4 कारण बताए गए थे। 4 कारण बताए। हमारा पहला जो अनभिनत विभ्रम है, भिन्नत विभ्रम था, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हेडिंग डाल लीजिए अनभिनत विभ्रम। अब अनभिनत विभ्रम क्या है उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। एक परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी का, एक बार पूरे चारों कारणों के बारे में लिख लेना स्क्रीनशॉट। 4 कारण हो गए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। अब सेकंड नंबर अनभिनत विभ्रम। अनभिनत विभ्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो कारण बताया गया था हमारा, लिख देता हूं मैं यहां पर छोटे अक्षरों में थोड़ा। प्रथम बता रहा था हमारा अभिनत विभ्रम, और दूसरा जो हमारा बताया गया था बच्चों वह था अनभिनत विभ्रम। प्रथम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड में नंबर डालिए। दूसरा में कौन सा हमारा अनभिनत विभ्रम। अब अनभिनत विभ्रम क्या होते हैं? जो अभिनत विभ्रम जो होते हैं ये तो हमारे कहने का तात्पर्य ये हो गया, प्रगणक के द्वारा, सूचकों के द्वारा जब सूचना एकत्र की जाती है तो उस समय ये विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। और जो अभिनत विभ्रम क्या होते हैं, ये विभ्रम क्या होते हैं, कई बार अनुसंधानकर्ता के द्वारा या सूचकों के द्वारा उन्हें पता नहीं रहता, उनके सावधानी के कारण ये विभ्रम उत्पन्न हो जाते। तो लिखिए इसके बारे में, ये विभ्रम
प्रगणकों व सूचकों के बिना किसी पक्षपात बिना किसी पक्षपात की भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कोई कारण नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, फिर स्वतः ही ये विभ्रम जो होते हैं स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये विभ्रम अब क्यों उत्पन्न होता है, बात आ रही है यहां पर। ये विभ्रम असावधानी यानी प्रणक के द्वारा या सूचक के द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा असावधानी के कारण समंकों में संयोगवश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी संयोगवश ये विभ्रम वहां पर उत्पन्न हो जाता है। यानी बाय मिस्टेक कहने के तात्पर्य में ऐसे कह सकते हैं, इन विभ्रमों में एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति के कारण इन विभ्रमों में एक दूसरे विभ्रमों को ऐसे लिख लो, एक दूसरे विभ्रमों को काटने की प्रवृत्ति या प्रकृति, ठीक है, प्रवृत्ति के कारण इन्हें क्षतिपूरक क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें क्षतिपूरक विभ्रम भी कहते हैं। इन्हें क्षतिपूरक विभ्रम भी कहते हैं। यानी इन विभ्रमों में जो गलतियां होती है, ये गलतियां आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करती रहती है। जब एक गलती दूसरी गलती के प्रभाव को नष्ट कर देती है तो उस प्रकार का जो विभ्रम होता है वह कौन सा होता है बच्चों, क्षतिपूरक विभ्रम होता है। उसका विभ्रम को हम क्षतिपूरक विभ्रम भी कहते हैं। ये इसका उपनाम हो गया। कहने का तात्पर्य है इस विभ्रम में इनमें जितने अधिक समंक, कहने का तात्पर्य है इनमें जितने अधिक समंक होंगे इनमें जितने अधिक समंक होंगे अनभिन्नत विभ्रम तो अनभिन्नत विभ्रम उतने ही कम होंगे तथा इसका उल्टा कर लो, विभ्रम कम होंगे तथा जितने अधिक समंक कम होंगे उतने विभ्रम क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। समंक कम रहेंगे, विभ्रम अधिक पाए जाएंगे। समंक अधिक है हमारे पास, विभ्रम भी हमारे कम होंगे। इसके लिए एक प्रोफेसर W.I. किंग रहे हैं, उन्होंने अपनी बात भी कही थी, तो लिख लीजिए प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार। प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार, प्रोफेसर W.I. किंग ने क्या बात कही है, उन्हें
अनभिन्नत विभ्रम के बारे में तो देखिए, जब इकाइयों की संख्या अधिक होती है तो, यानी जब इकाइयों की संख्या अधिक होती है तो वह क्षतिपूरक विभ्रम नगण्य होते हैं। क्या होता है बच्चों? क्षतिपूरक विभ्रम नगण्य होते हैं, लेकिन दूसरी बात बता रहा है, लेकिन इसके विपरीत संचयी जो विभ्रम होते हैं हमारे, इसके विपरीत संचयी विभ्रम कुल योग, जो टोटल योग होता है, संचय विभ्रम कुल योग की शुद्धता, जो प्योरिटी है उसे कहने में, कुल योग की शुद्धता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ये बात कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर W.I. किंग ने कि जब इकाइयों की संख्या हमारे पास अधिक होती है तो वह क्षतिपूरक विभ्रम कैसे होते हमारे, नगण्य, न के बराबर होते हैं, गिनने योग्य नहीं होते। लेकिन इसके विपरीत संचय विभ्रम कुल योग की शुद्धता में को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यानी संचय विभ्रम जो हमारे कहने का तात्पर्य से पूर्व वाले अभिन्नत विभ्रम में जो पाए जाते हैं वे विभ्रम उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। ये हमारे आज हो गए दोनों विभ्रमों के बारे में कि प्रकृति के आधार पर जो सांख्यिक विभ्रमों को जो दो भागों में बांटा गया था, अभिन्नत विभ्रम और अभिन्नत विभ्रम, दोनों की डेफिनेशन हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी बिंदु के ऊपर, इस बिंदु पर आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे, दोनों विभ्रमों के बारे में, अंतरों के बारे में, क्या क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना और हमारे चैनल को जैसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय के ऊपर। लेना इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, हो गया सभी का? चलिए, बहुत अच्छी बात।